हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। टॉपिक डालते हैं अपन जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। कौन सा टॉपिक है? श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। देखिए, श्रमजीवी जनसंख्या संगठन होता क्या है? देखिए, श्रमजीवी जनसंख्या संगठन हमें आर्थिक रूप से देखना होगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि आर्थिक दृष्टि से श्रम और हम कह सकते हैं कार्य। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से श्रम या कार्य के बारे में जो हमें बताए श्रमजीवी जनसंख्या संगठन कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमें आर्थिक दृष्टि से श्रम मतलब कार्य, अब हमारी जो जनसंख्या है ये हम कह सकते हैं कि श्रम को प्रदर्शित करने वाला जो काम होता है वो किसका होता है? श्रमजीवी जनसंख्या का। जो हमें श्रम और कार्य के बारे में जो हमें बताए, श्रमजीवी जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब मैं बात करूं भारत के अंदर। भारत में आर्थिक दृष्टि से श्रम या श्रमिक इसको इस तरीके से लिखेंगे, श्रमिक को 3 भागों में बांटा है। मतलब ये आर्थिक दृष्टि से अगर हम श्रमिक को देखें, श्रमिक मतलब कौन? जो कार्य करता है। ठीक है, अगर उन श्रमिकों की बात करें तो 3 तरह के श्रमिक हमारे भारत में उपस्थित होते हैं। पहला, एक होता है श्रमिक जिसे हम कहते हैं मुख्य श्रमिक। ठीक है, एक होता है सीमांत श्रमिक। ठीक है, मतलब एक होता है मुख्य श्रमिक, एक होता है सीमांत श्रमिक और एक होता है अश्रमिक। ठीक है, अब मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक या अश्रमिक होते क्या है, इनकी परिभाषा के ऊपर हम बात करेंगे कि जो हमें श्रम के बारे में बता रहा है। तो 3 तरह के श्रम होते हैं। श्रमिक जिसे मुख्य श्रमिक कहेंगे, सीमांत श्रमिक कहेंगे, अश्रमिक कहेंगे। होते क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको उतारना चाहे उतार सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आता है मुख्य श्रमिक की बात करते हैं। मुख्य श्रमिक, देखिए, ऐसे श्रमिक जो कम से कम 183 दिन, साल के 183 दिन कार्य करते हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो 183 दिन कार्य करते हो, मतलब कि 6 महीने काम करते हैं, उसे हम कहते हैं मुख्य श्रमिक। ठीक है, दूसरा होता है सीमांत श्रमिक। अब देखिए, सीमांत श्रमिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो 183 दिन से कम कार्य करते हो यह है, जैसे कि 6 महीने से कम कार्य करना। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो 183 दिन से तक या उससे ज्यादा काम कर ले, और ऐसे व्यक्ति जो 183 दिन से कम कार्य कर ले, उनको हम मुख्य सीमांत श्रमिक। एक होता है अश्रमिक। अब अश्रमिक जिसे हम कहते हैं बेरोजगार,
ठीक है, बेरोजगार, या हम कह सकते हैं अल्प रोजगार। ठीक है, कुछ समय के लिए रोजगार या बिल्कुल ही बेरोजगार। ठीक है, अब इनको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो श्रम नहीं करते हैं या कुछ समय के लिए रोजगार प्राप्त करते हैं, बस। ठीक है, मुख्य श्रमिक 183 दिन तक कार्य करे, ऐसे श्रमिक जो 183 दिन से कम काम करे, ऐसे श्रमिक जो बेरोजगार हो या अल्प रोजगार कुछ समय के लिए कार्य करे, या ऐसे व्यक्ति जो काम ही ना करे या कुछ समय के लिए रोजगार प्राप्त करे। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, अश्रमिक कहेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे श्रमिकों की। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए देखिए आगे की ओर बढ़े। देखिए हमारे भारत के अंदर अगर मैं श्रमिकों की बात करूं, ठीक है, भारत में अगर मैं श्रमिकों की बात करता हूं, जैसे कि मुख्य श्रमिक की बात करूं या फिर सीमांत श्रमिक की बात करूं, ठीक है, इन दो श्रमिकों की अगर हम बात करते हैं तो 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार इन लोगों का जो अनुपात है, वो कितना है, 39.8% कम है। जबकि सबसे अधिक अनुपात अश्रमिक का है और वो कितना है, 60%। ये भार है। ठीक है, ये किनका है, अश्रमिकों का। ठीक है, ये 2011 का आंकड़ा जो है वो ये कह रहा है कि 39.8% लोग जो है वो आपके मुख्य और सीमांत श्रमिक, मतलब लोग कम हैं, और ज्यादा बेरोजगारी, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा बेरोजगारी वाले लोग जो है वो उनका परसेंट है 60, जिन्हें हम अश्रमिक के दायरे में रखते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत एक बड़ा एक अनुपात श्रमिकों का है और इस श्रमिकों के अंदर अश्रमिक का अनुपात सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी और अल्प रोजगार जो प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य और केंद्र शासित की, ठीक है, ये तो ऑल ओवर मैंने बताया आपको। अब मैं बात करता हूं राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, वो जो मैंने बताया ऑल ओवर भारत की बात थी, जिसके अंदर सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक का अनुपात 39.8 था और अश्रमिकों का 60%। अब मैं बात करूं अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो श्रमजीवी जनसंख्या का जो अनुपात है, ठीक है, इसका श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात देखें तो मैं बात करूं जैसे कि गोवा की, कहां की बात करें अपन, गोवा की बात करें तो यहां का लगभग अनुपात आपको मिलेगा कम से कम 39.6% श्रमजीवी जनसंख्या का आपका अनुपात मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं दमन, ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं किसका, द्वीप का, दमन द्वीप जिसे आप बोलते हैं, इसके अंदर 49.9% जो है वो आपकी एक तरीके की भिन्नता आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, दोनों जगह अलग अलग है। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को अगर तुलना करें तो अनुपात आपको अलग अलग मिलेगा। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका राज्य है, दोनों का अनुपात देख लीजिए। श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात जो है, कार्य करने वालों का अनुपात जो है वो एक भिन्नता लिए हुए होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्रमिकों का अत्यधिक परसेंट जो है, ठीक है, श्रमिकों का अत्यधिक प्रतिशत की बात करूं मैं, ठीक है,
अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो सबसे ज्यादा श्रमिकों का अनुपात है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, यहां पर आपको श्रमिक मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और इसके अलावा आप कर्नाटक है, अरुणाचल प्रदेश है, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और देखिए और कौन से राज्य है, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर, जहां पर श्रमिकों का अत्यधिक प्रतिशत पाया जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा श्रमिक आपको मिलेंगे। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, ठीक है, जहां पे श्रमिकों की संख्या ज्यादा मिलेगी, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर मैं इस चीज को देखूं तो आपको मिलेंगे कहां पर, ये श्रमिक आपको मिलेंगे जैसे कि दादर है, ठीक है, दादर, नगर हवेली। ठीक है, इसके अलावा आपके दमन द्वीप, जो मैंने बताया आपको, दमन और द्वीप, जो ये आपको मैंने परसेंट भी बताया, देखो ये रहा दमन द्वीप, सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है, श्रमिकों की। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको श्रमजीवी जनसंख्या का परसेंटेज किस बेस पे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। यह भी बताया कि राज्यों में अनुपात केंद्र शासित प्रदेशों से कम होता है। ये देखिए राज्यों का अनुपात कम है, केंद्र शासित प्रदेशों का अनुपात ज्यादा है। आप इधर भी देख लीजिए, श्रमिकों का अत्यधिक परसेंट कहां मिलेगा आपको, हिमाचल में मिलेगा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वही है दादर, नगर हवेली, दमन और द्वीप। ठीक है, जहां पे आपको श्रमिकों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए इसी लाइन में, इसी पैराग्राफ में एक टॉपिक और दिया हुआ है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा बिंदु भी है, स्लोगन भी है। देखिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मतलब ये होता है कि पुरुष व स्त्री में समानता जिस दिन हो जाएगी, बेटी पढ़ जाएगी और बेटी बच भी जाएगी। ठीक है, और बता दूं आपको मैं, यूएनडीपी, यूएनडी और पी, यूएनडीपी के अनुसार सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है। अब सभी जेंडर के मतलब यूएनडीपी के अनुसार बताया गया कि सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है। अगर सम्मिलित नहीं है तो मतलब विकास भी नहीं है। ये कह रहा है यूएनडीपी के अनुसार अगर विकास में सभी जेंडर, जेंडर का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, सम्मिलित नहीं है तो विकास नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तब होगा जब पुरुष और स्त्री समान होंगे। यूएनडीपी के अनुसार अगर विकास में सभी जेंडर स्त्री और पुरुष सम्मिलित नहीं है तो विकास नहीं माना जाएगा, और ऐसे स्थानों पर हम बेटी को बचा सकते हैं और ना ही बेटी को पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए इसी टॉपिक के अंदर एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, व्यावसायिक संवर्ग। देखिए व्यावसायिक संवर्ग होता क्या है, व्यावसायिक क्रिया के अंदर, ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए। व्यावसायिक मतलब आपके जो व्यवसाय से संबंधित है। आपने व्यवसाय पढ़े हैं पिछले टॉपिकों में, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये 5 तरह के व्यवसाय पढ़े। तो व्यावसायिक जो क्रिया होती है, इस व्यावसायिक क्रिया में लोग सबसे ज्यादा, एक तो द्वितीय क्रिया से और एक तृतीय क्रिया से जुड़े रहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा लोग किसमें कार्य करते हैं, द्वितीय और तृतीय क्रिया में। द्वितीय क्रिया कौन सा होता है,
विनिर्माण कार्य। और तृतीय क्रिया कौन सा होता है, जैसे कि परिवहन है, संचार है, सेवाएं हैं। ठीक है, ये इन जगहों पर लोग ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, ये कहलाता है व्यवसायिक संवर्ग। अब व्यवसायिक संवर्गों को भी बांटा गया है 2011 के अनुसार। व्यवसायिक संवर्ग के प्रकार, देखिए 2011 के अनुसार अगर व्यवसायिक संवर्ग की बात करें तो 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है इसके, 4 भाग। और 4 भाग कौन से हैं? पहला भाग है कृषक का, ठीक है। दूसरा भाग है कृषि कृषक का, ठीक है। एक होता है कृषक, एक होता है कृषि कृषक कह दीजिए या फिर मजदूर कह दीजिए। तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा है घरेलू औद्योगिक, घरेलू औद्योगिक। और चौथा जो भाग है वो है अन्य श्रमिक, अन्य श्रमिक। ये 4 भाग जो है वो व्यवसायिक संवर्ग का होता है, ठीक है। मतलब हम इसमें देखेंगे कितना इनका परसेंटेज है, कितने लोग इसमें लगे हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं इससे संबंधित, उतारना चाहे उतार सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो बिंदु है वो किसका है? कृषक का। देखिए कृषक और कृषि मजदूर जो होता है इनका परसेंटेज की बात करें, दोनों के परसेंटेज की बात करें, कुल श्रमिक जनसंख्या का, कुल श्रमिक जनसंख्या का परसेंटेज देखिए, मतलब कृषक किसान और एक कृषि मजदूर जो खेती में मजदूर बन के कार्य कर रहा है, उसके अंदर 54.6% भाग इन लोगों का है जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब हम पढ़ रहे हैं व्यवसायिक संवर्ग, जिसमें व्यक्ति कौन सा व्यवसाय कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एक कृषक हो गया और एक कृषि मजदूर हो गया, एक किसान हो गया और एक कृषि के अंदर मजदूरी का काम करने वाला व्यक्ति हो गया। तो इन दोनों को हम बात करें तो दोनों का जो परसेंटेज है वो कितना है? 54.6% है 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये कंप्लीट हो गया दोनों। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का है घरेलू औद्योगिक, ठीक है ना। घरेलू औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इनका परसेंटेज की बात करें 3.8% घरेलू औद्योगिक श्रमिक का है। मतलब 3.8% व्यक्ति इस घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में लगा हुआ है। एक बात करें अन्य श्रमिकों की, ठीक है। अन्य श्रमिक की बात करें तो इसका संवर्ग ज्यादा है, 41.6% अन्य श्रमिक का है, ठीक है। तो ये परसेंटेज की बात है कि इनकी परसेंटेज सब जगह अलग अलग है। जहां जो वर्ग का व्यक्ति कृषि कृषक मजदूर 54.6 जो खेतों में काम कर रहा है, जो घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा है 3.8, एक अन्य श्रमिक जो कोई भी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है वो 41.6% इसका कार्य है, ठीक है। मतलब इतने लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं श्रमजीवी जनसंख्या के अंतर्गत जो लोग गैर घरेलू कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि व्यापार है, वाणिज्य है, ठीक है, विनिर्माण है, या फिर कोई मरम्मत का काम है या अन्य सेवाएं, इसमें भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है। जो लोग विनिर्माण है, मरम्मत का कार्य है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको? वाणिज्य है, व्यापार जिसे हम कहते हैं, इसमें लग रहा है एक व्यक्ति कार्य, ठीक है। या फिर गैर घरेलू औद्योगिक। ये गैर घरेलू औद्योगिक होता क्या है? जो लोग गैर घरेलू औद्योगिक के अंदर कार्य करता है, मतलब एक तरीके से घरेलू ना होकर, ठीक है ना, उसके अंतर्गत आपके ये सारे काम आते हैं, वाणिज्य, व्यापार, विनिर्माण, मरम्मत कार्य, ठीक है। महिलाएं जो होती है, महिलाओं का श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगी?
महिलाओं का संवर्ग प्राथमिक सेक्टर में ज्यादा मिलेगा आपको, प्राथमिक सेक्टर में ज्यादा। आपने देखा होगा प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, जैसे कि कृषि, जैसे कि पशुपालन, यहां पर आपको ज्यादा महिला देखने को मिलेगी। महिलाओं का अनुपात सबसे ज्यादा प्राथमिक सेक्टर में आपको मिलेगा व्यवसायिक संवर्ग के अंतर्गत। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर हिमाचल प्रदेश की, नागालैंड की, इसमें कृषकों की संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, कहां पे, हिमाचल में और नागालैंड में, इसमें किसकी मिलेगी, कृषकों का प्रतिशत ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, और देखिए हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में कृषकों की संख्या ज्यादा मिलेगी। बिहार है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, मध्य प्रदेश है, यहां पे कृषि मजदूर आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, कहां पे मिलेंगे, जैसे कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा आपका झारखंड, उड़ीसा, झारखंड है, उड़ीसा है, यहां पर मिलेंगे आपको कृषि मजदूर। ठीक है, यहां पे आपको कौन सा मजदूर मिलेगा, कृषि मजदूर, और यहां पे कौन सा मजदूर मिल रहा है, कृषक। जैसे हमने पढ़ा था ना, पहले कृषक पढ़ा, फिर कृषि मजदूर पढ़ा, तो कृषक तो आपको कहां मिलेंगे, हिमाचल, नागालैंड में, और कृषि मजदूर आपको कहां मिलेंगे, इन राज्यों में। ठीक है, और बात करें दिल्ली और चंडीगढ़ की, तो दिल्ली और चंडीगढ़ में ये मजदूर और कृषि मजदूर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि कृषि होती नहीं है। तो हम बात करेंगे, तो दिल्ली के अंदर आपको क्या मिलेगा, फिर दिल्ली, और बात करें किसके, चंडीगढ़ की। देखिए दिल्ली और चंडीगढ़ में आपको मिलेंगे सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर से जुड़े लोग मिलेंगे। ठीक है, अब सेवा सेक्टर कौन सा, जैसे कि धोबी है, नाई है, डॉक्टर है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सेवा हो सकती है, डिब्बे वाला हो सकता है, इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं इसको, अध्यापक हो सकता है ना, वकील हो सकता है। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, दिल्ली और चंडीगढ़ में आपको मिलेगी। तो ये आज मैंने आप बताया व्यावसायिक संवर्ग के बारे में, मैंने बताया श्रमजीवी जनसंख्या के बारे में। तो ये ऑल ओवर जो भी मैंने बताया आपको, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से, जो हमें श्रमिक, उसके कार्य, उसके श्रम को विभाजित करके इसका डिवाइडेशन करके बताया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।